सब्सक्राइब करें हमारे मेडिकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज हम जानेंगे सीबीसी रिपोर्ट्स के बारे में। सीबीसी रिपोर्ट्स अगर आपने करा लिया है, सीबीसी रिपोर्ट्स को कैसे पढ़ेंगे, उसके जो पैरामीटर्स हैं, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो आप सभी को जानना ज़रूरी है। और अगर आपने रिपोर्ट्स करा लिया है तो इस रिपोर्ट को आप कैसे पढ़ेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। कैसे समझेंगे कि मुझे कोई इन्फेक्शन है या इन्फेक्शन नहीं है, क्या मुझे एलर्जी है या मुझे लंबे समय से इन्फेक्शन है या मुझे हाल ही में हुआ इन्फेक्शन है। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको सीबीसी रिपोर्ट समझना होगा। आपके शरीर में खून की कमी है यानी आयरन डेफिशिएंसी है या नहीं है, एनीमिया है या नहीं है, कैसे समझेंगे, इन सारी चीज़ों को हम समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसके अंदर कौन से पैरामीटर्स हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। सबसे पहला होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक ऐसा पैरामीटर्स है जो आपको बताएगा कि आपके शरीर में खून की कमी है या नहीं है। दूसरा पैरामीटर्स है TLC, जिसे हम WBC के नाम से भी जानते हैं। WBC अगर कम होता है या ज़्यादा होता है तो आपके शरीर में क्या दिक्कत होगी, इसके बारे में समझेंगे। तीसरा पैरामीटर्स है DLC, जिसे हम डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट्स काउंट्स भी कहते हैं। इनके 5 छोटे छोटे सब डिविजन्स ये, जैसे न्यूट्रोफिल्स है, वेसोफिल्स है, मोनोसाइट्स है, लिम्फोसाइट्स है, इशोनोफिल्स है। इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, इनके नॉर्मल वैल्यूज़ और कब क्या बढ़ता है, तब आपको कौन सी परेशानी होती है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद चौथे नंबर पर जो पैरामीटर्स होता है वो होता है PCV। PCV को हम हेमेटोक्रिट भी कहते हैं। PCV का फुल फॉर्म होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम। इसके बारे में समझेंगे, ये कम होता है या ज़्यादा होता है तो क्या होगा। फिर हम समझेंगे ESR के बारे में। ESR क्या होता है, इसके बढ़ने की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आएंगी या अगर ये किन परेशानियों में बढ़ता है। इसके बाद हम समझेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स हमारा लास्ट का पैरामीटर्स होगा, जिसे हम समझने के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लेंगे और इसमें हम डिटेल में थोड़ा सा बात करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं पहले वाले को, हीमोग्लोबिन को। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में एक प्रोटीन होता है और ये हमारी RBCs यानी लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं उनके अंदर होता है। ये हमारे ऑक्सीजन को, हमारे ब्लड में, हमारे शरीर में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं यानी लाने ले जाने का काम करता है। जैसे मान लीजिए हमने ऑक्सीजन लिया और ये ऑक्सीजन जो सांस हमने ली है वो फेफड़ों में पहुंची। फेफड़ों में जाने के बाद ये ब्लड में मिक्स होगी और ब्लड में ये RBC के अंदर बैठा हुआ हीमोग्लोबिन, जिसे हम HB कहते हैं, इसके साथ में मिलकर, इसके साथ में जुड़कर ये पूरे शरीर में जहाँ जहाँ ज़रूरत है उस पूरे शरीर में ये पहुँच जाएगी। तो ये हुआ हीमोग्लोबिन का काम। हीमोग्लोबिन अगर कम होता है तो क्या परेशानी होगी, और ये मेल्स यानी कि पुरुषों और महिलाओं में दोनों में अलग अलग कम ज़्यादा होता है। महिलाओं की बात करें तो ये कम होता है क्योंकि इनके अंदर मासिक धर्म जो मंथली होता है, इसकी वजह से हीमोग्लोबिन हमेशा इनके अंदर कम होता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू 12 से 15 होनी चाहिए फीमेल्स के अंदर, जो नॉर्मल वैल्यू होती है। अब अगर बात करें मेल्स की यानी पुरुषों की, तो इनके अंदर महिलाओं की बजाय हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है और इसकी नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए 14 से लेकर के 16, 17 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 14 ज़्यादा से ज़्यादा 12 से नीचे नहीं होना चाहिए। तो 12 से 17 तक हम इसे मान सकते हैं। अब अगर किसी का हीमोग्लोबिन ज़्यादा कम है, जैसे 10 है, 8 है, 7 है, तो ऐसी कंडीशन में उस पेशेंट को कहते हैं हम एनीमिया। एनीमिया 3-4 तरह के होते हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तरह तरह के होते हैं। तो यहाँ पर जब हमारे शरीर में स्पेशली हीमोग्लोबिन कम होता है और इसके साथ में MCH और MCHC गड़बड़ होते हैं, तो यहाँ पर कॉमनली हमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिलता है। ज़्यादातर जो केस होते हैं वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के होते हैं, यानी कि आपके शरीर में आयरन की कमी हो जाना, इसे हम कहते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो जब भी आपका हीमोग्लोबिन कम आता है, इसे हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। ये कई कारणों से हो सकता है मरीज कम आयरन ले रहा हो सकता है उसके अंदर आयरन सही से प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा हो, एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा हो, या फिर जैसे किसी मरीज को
हिमरेज हो गया, एक्सीडेंट हो गया तो उसका ब्लड निकल जाता है, तो उसको क्या होता है, फ्लूइड देना पड़ता है, ब्लड चढ़ाना पड़ता है, तो इसमें भी हम एनीमिया को जोड़ सकते हैं। अब बात करें कि TLC जो हमारा है दूसरा पैरामीटर्स, TLC अगर किसी का बढ़ता है तो क्या होगा, जैसे इसे हम WBCs के नाम से भी जानते हैं। TLC जब बढ़ता है इसका मतलब है हमारे शरीर में कोई ना कोई इन्फेक्शन है, हो सकता है वायरल इन्फेक्शन हो सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है वो इन्फेक्शन अभी एक्यूट 2-4-10 दिन में हुआ हो, या हो सकता है वो इन्फेक्शन 1 महीने पहले हुआ हो। तो ये हुआ TLC के बारे में। TLC की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 4000 से 11000 के बीच में होती है। 4000 से कम नहीं होना चाहिए, 11000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब अगर बात करें आपका जो DLC है यानी कि डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट्स काउंट्स है, जैसे न्यूट्रोफिल्स है, लिम्फोसाइट्स है, मोनोसाइट्स है और वैसोफिल्स है, तो इनका बढ़ना और इनका कम होना क्या कारण होते हैं। देखिए, ये न्यूट्रोफिल्स अगर बढ़ जाती है किसी पेशेंट्स की तो उस पेशेंट को हो सकता है एक्यूट इन्फेक्शन हो। एक्यूट इन्फेक्शन में कॉमनली ये बढ़ जाती है, या फिर कई पेशेंट्स होते हैं जिनको रिएक्शन हुआ हो, ऐसी कंडीशन में न्यूट्रोफिल्स आपको बढ़ जाती है। एक्यूट इन्फेक्शन जैसे आपको हाल फिलहाल में कोई इन्फेक्शन अगर हुआ है तो आपको ये बढ़ जाएगी। वायरल इन्फेक्शन में भी बढ़ सकती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी ये बढ़ सकती है। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 40 से 60। अब अगर बात करें लिम्फोसिट्स के बारे में, तो लिम्फोसिट्स अगर किसी मरीज का बढ़ रहा है, आपकी रिपोर्ट्स में अगर लिम्फोसिट्स बढ़ा हुआ आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका इन्फेक्शन है वो थोड़ा सा पुराना हो चुका है, जैसे 7 दिन पुराना हो गया, 10 दिन पुराना हो गया, या कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको इन्फेक्शन लंबे समय से होता है, ऐसी कंडीशन में भी लिम्फोसिट्स बढ़ा हुआ आ सकता है। कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें ब्लड कैंसर में लिम्फोसिट्स बढ़ जाते हैं, ल्यूकीमिया में बढ़ जाते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक दोनों ल्यूकेमिया में आपका जो WBCs लिम्फोसिट्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो लिम्फोसिट्स बढ़ने का कारण हो सकता है आपको हाल ही में इन्फेक्शन हुआ हो, जैसे 7 दिन पहले इन्फेक्शन हुआ हो, इससे हमें पता लगता है। अब मोनोसिट्स भी एक्यूट और क्रॉनिक दोनों कंडीशंस में बढ़ सकता है। ज़्यादातर ये आपका अभी हाल फिलहाल में जो इन्फेक्शन होता है उसमें बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब बात करें ईशोनोफिल्स के बारे में, तो ईशोनोफिल्स हमारे शरीर में बताता है आपके शरीर में कोई एलर्जी है, या आपको किसी चीज़ से एलर्जी है, डस्ट से एलर्जी है, खाने पीने की चीज़ों से एलर्जी है, फूड्स वगैरह से, या फिर पर्टिकुलर किसी चीज़ से एलर्जी होना या स्किन की कोई परेशानी होना। तो ईशोनोफिल्स हमें क्या बता रहा है कि हमारे शरीर में कोई एलर्जी है, या खाने पीने की चीज़ों की वजह से एलर्जी है, फूड्स की वजह से एलर्जी है, डस्ट से एलर्जी है, किसी भी चीज़ से अगर एलर्जी होती है आपको तो ईशोनोफिल्स बढ़ जाता है। इसके साथ ही साथ ये बताता है कि आपके पेट में कीड़े तो नहीं है, पैरासाइट्स तो नहीं है, बच्चों के पेट में कीड़े तो नहीं है, ऐसी कंडीशन में भी आपको ईशोनोफिल्स बढ़ जाता है, ईशोनोफिलिया हो जाता है। अगर किसी का ईशोनोफिल्स बढ़ा हुआ है तो हो सकता है उसे एलर्जी हो, या कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको रिएक्शन की वजह से, हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से भी बढ़ जाते हैं। जैसे न्यूट्रोफिल्स हम बता रहे थे कि कई पेशेंट्स होते हैं जिनको पॉइजन ले लिया जिन्होंने, या फिर रिएक्शन हो गया, ऐसी कंडीशन में उनका न्यूट्रोफिल्स भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हमने समझ लिए 3 पैरामीटर्स के बारे में। अब हम समझ लेते हैं PCV के बारे में। PCV यानी पैक्ड सेल वॉल्यूम। पैक्ड सेल वॉल्यूम यानी कि कोई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको डिहाइड्रेशन हो जाता है, दस्त लग जाते हैं, उल्टियाँ हो जाती हैं, तो उनके शरीर में पानी की कमी हो जाती है। और PCV हमें बताता है कि हमारे शरीर में, हमारे पूरे फ्लूइड में RBCs की मात्रा कितनी है। तो जब भी हमारे शरीर में पानी की मात्रा कम होगी तो RBCs का लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ये दोनों के अंदर जैसे ब्लड है और हमारा जो फ्लूइड है दोनों में RBCs घूमती रहती है। तो जब पानी की मात्रा कम हो जाएगी तो अपने आप ही उसका लेवल जो है, जो आपका RBCs का लेवल है वो बढ़ा हुआ आएगा। तो इसी कंडीशन में आपका PCV बढ़ा हुआ आ सकता है। इसे हम हेमेटोक्रिट रेट के नाम से भी जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम। और जो पैक्ड सेल वॉल्यूम यानी PCV की नॉर्मल वैल्यू होती है वो 40 से 50 होती है, और फीमेल्स में थोड़ा सा कम होता है, जैसे 37 से 47। ठीक है, ये थोड़ा सा लैब्स के रेफरेंस रेंज के हिसाब से, अलग अलग बुक्स के डाटास के हिसाब से थोड़ा 1 या 2 पॉइंट का अंतर आ सकता है। अब बात करते हैं हम MCH के बारे में। MCH हमें बताता है कि हमारे RBCs के अंदर कितना खून है, कितना आयरन है। तो जब भी आयरन कम होगा तो हमारा MCH क्या होगा, कम हो जाएगा। MCH कम होने का मतलब आयरन कम हो रहा है, और हमारे RBCs का साइज क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें पता लगता है कि मरीज को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है या नहीं है। और कई ऐसे जैसे MCH वगैरह है तो ये हमारे कलर को बताते हैं, RBCs का कलर कम है या ज़्यादा है। अब बात कर लेते हैं
जो पेशेंट्स की प्लेटलेट्स कम है, यानी कि किसी पेशेंट्स की जो प्लेटलेट्स कम हो जाती है तो क्या होगा। प्लेटलेट्स हमारा 6वें नंबर का पैरामीटर्स है, और प्लेटलेट्स कब कम होती है, ज़्यादातर जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं इसमें हमारा प्लेटलेट्स कम हो जाता है। कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको बिना डेंगू के भी प्लेटलेट्स कम हो जाता है, और डेंगू की कंडीशन में भी प्लेटलेट बहुत जल्दी डाउन होता है। जैसे मान लीजिए किसी मरीज को डेंगू हो गया, तो डेंगू होने की वजह से आपका प्लेटलेट्स कम आता है, जैसे 80,000 हो जाए, 60,000 हो जाए, तो हो सकता है उस मरीज को डेंगू की परेशानी हो, लेकिन बिना डेंगू के भी प्लेटलेट्स का लेवल कम आ सकता है। इसके अलावा अब हम समझते हैं ESR के बारे में। ESR एक ऐसा पैरामीटर्स होता है जिसमें ज़्यादातर लोग कन्फ्यूजन में होते हैं। पैरामीटर्स एक ऐसा है जो आप सभी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ESR का फुल फॉर्म होता है एरिथ्रोसेडिमेंटेशन रेट। ये आपका नॉर्मली जब आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होता तो नॉर्मल होता है, लेकिन जब आपके शरीर में कोई सूजन होती है या ट्यूबरक्लोसिस होता है या फिर आपके शरीर में जोड़ों में दर्द होता है, अर्थराइटिस वगैरह होता है, तो इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। ये हमें इंडिकेट करता है कि आपके शरीर में कहीं सूजन हो रही है, आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन है, स्पेशली लंग से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन है, तब भी ये बढ़ जाता है। तो मोस्टली इंडिकेट करता है कि आपके शरीर में कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, इसलिए आपका ये बढ़ रहा है। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर फीमेल्स में ये ज़्यादातर बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। आपका जो प्लेटलेट्स का काउंट था वो नॉर्मल काउंट होता है 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में। अगर इससे ज़्यादा होता है 4 लाख से तो प्रॉब्लम होगी, 1.5 लाख से कम होता है तब कम होती है। प्लेटलेट्स हमारे ब्लड क्लॉट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ब्लड क्लॉट हमारे प्लेटलेट्स की सहायता से ही होता है। जब हमें चोट लग जाती है तो प्लेटलेट्स ही हमारे ब्लड को क्लॉट करती है। प्लेटलेट कम होने के कई कारण होते हैं, जैसे वायरल इन्फेक्शन है, डेंगू है, और इसके अलावा कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे मान लीजिए अंदर से ही आपका शरीर प्लेटलेट्स नहीं बना रहा हो, या फिर हो सकता है कि प्लेटलेट्स बनाने की जो कॉलोनी फॉर्मिंग होती है वहाँ पर कोई दिक्कत आ रही हो, तो कई ऐसे कारण होते हैं। लेकिन डेंगू कॉमन होता है, वायरल इन्फेक्शन कॉमन होता है। कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको डेंगू के बिना जैसे कई मरीज होते हैं जिनको डेंगू नहीं है तब भी उनका प्लेटलेट्स कम हो जाता है। तो आज हमने जाना CBC रिपोर्ट्स के बारे में कि ब्लड रिपोर्ट CBC टेस्ट को कैसे देखें और CBC टेस्ट को कैसे रीड करें, हाउ टू रीड CBC टेस्ट एट होम इन हिंदी। तो ये सारी चीज़ें हमने समझी हैं। ब्लड रिपोर्ट्स क्या है, CBC टेस्ट क्या है, हीमोग्लोबिन क्या है, प्लेटलेट्स क्या है, और MCV क्या है, PCV क्या है, सारी चीज़ों के बारे में हमने समझा है। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, और ये सारी कॉमन लैंग्वेज में मैंने आपको एक साधारण भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।